हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जीआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके एबीएफएम का जो मॉड्यूल डी हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर 19 हाइब्रिड फाइनेंस, ठीक है, उसका पार्ट 2 करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने इसी पार्ट पे एक लेक्चर डिलीवर किया है, तो अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप पहले वो लेक्चर जाके देखिएगा, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हाइब्रिड फाइनेंसिंग होता क्या है, और फिर आप ये लेक्चर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सीआईआईबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी एग्ज़ाम आने वाली है बहुत ही जल्दी नवंबर में, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिले एग्ज़ाम क्लियर करने में। और स्टूडेंट्स, आपका जो फीडबैक है ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका फीडबैक वैल्यूएबल है। हम बीच बीच में आपको क्वेश्चंस भी रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि क्विज़ के फॉर्म में है, आप वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था वो देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्चुअली हाइब्रिड फाइनेंसिंग होता क्या है, ठीक है, उसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का, ठीक है, एक ही इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद में हमने देखा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं हाइब्रिड फाइनेंसिंग के, हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ के। फिर टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो टाइप्स होते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी के प्रेफरेंस शेयर्स, वारंट्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स एंड मेजनीन फाइनेंसिंग, ठीक है। तो उसके आगे हमने देखा था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं बेसिकली, उसके फीचर्स देखे थे, फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे कि यही प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक कि पर्पस क्या होता है इशू करने का, कैसे उसका रिडेम्पशन होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं रिडेम करने के, ठीक है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। एक बार रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, ठीक है। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स एक ऐसे शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कंपनी एक हाई प्रायोरिटी क्लेम पे इशू करती है, ठीक है, जहाँ पे कंपनी की इनकम और असेट्स पे शेयर होल्डर्स का राइट होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ हाई प्रायोरिटी क्लेम on both company's income and assets than equity shareholders have, and a dividend is guaranteed to preference shareholder। तो preference shareholder को dividend guaranteed है, ठीक है, अगर वो अभी नहीं दिया तो बाद में वो दिया जाएगा, लेकिन जब भी कंपनी का प्रॉफिट होगा तो पहला डिविडेंड, पहला प्रॉफिट शेयर किसे मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद में बाकी जन को मिलेगा, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से भी ऊपर प्रेफरेंस मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने देखे थे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब क्या था कि अगर आज कंपनी का प्रॉफिट हुआ है और अगर आप वो प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, वो डिविडेंड अभी नहीं ले रहे हो, तो फ्यूचर में वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, फ्यूचर में आपको मिलेगा, ठीक है। अनपेड डिविडेंड्स आगे आपको मिलेगा जब भी आप वो फाइनली क्लेम करोगे, ठीक है। तो तब तक वो कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी के फॉर्म में दिखेगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा चाहे आज नहीं तो कल, जब कंपनी का प्रॉफिट होता है जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या है कि अगर आप कंपनी का कुछ प्रॉफिट हुआ सपोज ये साल में और आपने वो क्लेम नहीं किया तो आपको वो फ्यूचर में नहीं मिलेगा, वो फॉरफिट हो जाएगा। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड आपको इमीडिएटली क्लेम करना है। वो साल का डिविडेंड अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो वो फॉरफिट हो जाएगा, वो आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा, ठीक है, एरियर्स के फॉर्म में, जो कि क्यूमुलेटिव में मिल रहा था। फिर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर का तो बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन जो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स होते हैं ना, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करोगे। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका शेयर देने के बाद भी जो भी बचते हैं ना, उसमें भी आप पैसे, उसमें भी आप अपना डिविडेंड क्लेम कर सकते हो। फिर नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब जहाँ पे बाद में जो क्या बोल सकते हो, जो सरप्लस प्रॉफिट्स है उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग हुआ। फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, जिसको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, रिडीम कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को यूज करके। मतलब क्या है कि आप पहले से ही जब आप खरीदोगे ना प्रेफरेंस शेयर्स, तो फ्यूचर डेट में आप खरीदोगे, कॉल ऑप्शन का मतलब समझिए, फ्यूचर डेट में आप खरीदोगे, लेकिन उसकी वैल्यू आप आज की डेट में डिसाइड करोगे कि फ्यूचर के डेट में मैं क्या वैल्यू पे ये परचेस करूंगा, ठीक है। तो उससे कहते हैं रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल मतलब जिसको आप रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप तब भी लिक्विडेट कर सकते हो जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा। मतलब ऐसे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो कि आप
अगर कंपनी शट डाउन होती है या वो लिक्विडेट होती है तभी आप क्लेम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। लेकिन ये इंडियन कंपनीज में परमिटेड नहीं है। कौन से? नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल मतलब इनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। एडजस्टेबल रेट प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि वो आपको जो डिविडेंड है वो एडजस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स हमने देखे थे स्टूडेंट्स प्रेफरेंस शेयर्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अभी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि यही टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि इसमें ही बहुत डिटेल में हमें जाना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। बिना ये समझे यहाँ से आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि लास्ट लेक्चर के बाद में अगर आपने रिवाइज नहीं किया रहेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, पर्पज ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स। अभी समझे कि पर्पज क्या है, एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स क्यों इशू करती है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई प्रेफरेंस शेयर्स में बी इशूड। इट इज एन इम्प्रूव मेथड फॉर एक्वायरिंग कैपिटल इन एन अनइंटरेस्टिंग प्राइमरी मार्केट। तो एक इम्प्रूव मेथड है कैपिटल एक्वायर करने का, जो प्राइमरी मार्केट है अनइंटरेस्टिंग, मतलब लोन लेने से अच्छा है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो ना, कंपनी को कैपिटल मिल जाती है, पैसा मिल जाता है बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए। इफ अ फर्म शेयर्स कांट बी बॉट और सोल्ड, it might have trouble obtaining funds, but possibility of getting one's money back at some point in future could entice, means tempt investors to invest in company। देखिए क्या होता है, फिलहाल आपने प्रेफरेंस शेयर्स में पैसे डालने के बाद आप इमीडिएटली अगर भले ही उसको बाय या सेल नहीं कर सकती, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जो प्रॉमिस किया है डिविडेंड पे, अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो वो केस पे आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे। तो ये एक होप ऐसा होता है कि फ्यूचर में मुझे जितने मैंने इन्वेस्ट किए थे एटलीस्ट उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस है। तो ये एक तरीके का एंटाइस, एक तरीके का टेम्पटेशन देता है इन्वेस्टर्स को कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। इन मोस्ट केसेस प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड when there is a surplus of cash and there are no other successful ventures in which to invest the money। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कब होते हैं? जब कैश का सरप्लस हो। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए और कंपनी प्रॉफिट में है तभी तो आप पैसे निकालोगे ना, मतलब आप प्रॉफिट ऑन करके ही निकालोगे, आप लॉस में तो नहीं निकालोगे, राइट। इफ देर इज अ लॉस और रिडक्शन इन प्रॉफिट देर विल बी नो डिविडेंड पेड आउट, विच इज नॉट द केस इन डिवेंचर्स और लोन्स। मतलब अगर कंपनी का किसी साल में आपने प्रेफरेंस शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए और कंपनी का किसी साल में प्रॉफिट नहीं हुआ, उसका प्रॉफिट कम हुआ, तो वो केस में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो केस में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि किस बेसिस पे आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं कि अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो ही आपको डिविडेंड मिलेगा, जो कि डिबेंचर्स और लोन्स के केस में नहीं है, ठीक है। डिबेंचर्स और लोन्स के केस में डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे अगर कंपनी का सरप्लस ऑफ कैश होता है, प्रॉफिट होता है, तो ही आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट मिलेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या पर्पस है इशू करने का प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देयर वॉज अ टाइम when preference capital was not a popular method of capitalization because it neither offered much gains associated with capital market to investor nor did it provide the tax advantage to the companies which were available in case of paid on debentures। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जो प्रेफरेंस शेयर्स थे ना वो इतना पॉपुलर नहीं थे फॉर द कैपिटलाइजेशन। मतलब मार्केट से कैपिटल उठाने के लिए, कंपनी बिजनेस जो चलाने के लिए, मार्केट से पैसा उठाने के लिए प्रेफरेंस शेयर को पहले प्रिफर नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ पे कोई टैक्स एडवांटेज भी कंपनी को नहीं मिलता था। जो कि अगर आप डिबेंचर्स में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आप लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो एक तरीके का टैक्स बेनिफिट मिल जाता था कंपनी को, लेकिन वो प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं मिलता था। द इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन प्रेफरेंस कैपिटल कीप्स फ्लक्चुएटिंग विद द चेंज इन टैक्सेशन लॉ, ठीक है। तो जैसे जैसे टैक्सेशन लॉ चेंज होते गए उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर्स है ना, उनका प्रेफरेंस शेयर में पैसे इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट बदलता गया। Preference dividend, which was exempt from taxation in hands of investors, is once again taxable in hands of investors. Therefore, investors' willingness to accept lower rate of dividend on preferential capital, which was resulting in lower cost of preference capital for companies that were issuing it, is again a lower rate. क्या होता था, जो कंपनी का अगर प्रॉफिट हुआ है तो जो डिविडेंड बनता था इन्वेस्टर्स का, ठीक है, उनको जो डिविडेंड मिलना चाहिए वो भी टैक्सेबल हुआ। तो उसकी वजह से होता क्या था कि इन्वेस्टर्स और कंपनीज लेस विलिंग थे उसके लिए, क्योंकि ना कंपनी का फायदा हो रहा था ना इन्वेस्टर्स का, क्योंकि कंपनी को भी टैक्स भरना पड़ रहा था और इन्वेस्टर्स का भी जो डिविडेंड था उसमें से टैक्स कट करके उनके हाथ में प्रॉफिट आता था, तो इतना ये प्रिफरेबल नहीं था।
However, for a company that has more or less reached its limit on the amount of debt it can take on and is hesitant to release equity capital, this strategy seems to make an incredible amount of sense and may still yield results for companies with a good track which are willing to offer preference dividend at higher rate on fixed deposit. तो इसके बाद में कंपनी ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ अपना डेट का लिमिट बढ़ाने से अच्छा ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करो कि प्रेफरेंस शेयर्स पे आप हायर डिविडेंड दे दो, ठीक है, हायर रेट ऑफ डिविडेंड मतलब ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे दो फिक्स डिपॉजिट पे, ताकि लोग मैक्सिमम पैसे अपने इन्वेस्ट करें और कंपनी को इंस्टेड ऑफ पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स डिबेंचर्स में पैसे डालने से अच्छा वो प्रेफरेंस शेयर से अपना कैपिटल उठाए. इट वुड अपीयर दैट फॉलोइंग आर सम जस्टिफिकेशंस फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल. तो आगे कुछ जस्टिफिकेशंस दिए हैं कि क्यों कंपनीज ने प्रेफरेंस कैपिटल का यूटिलाइजेशन किया. और चार्ज सच एज मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन इज नॉट नेसेसरी इन ऑर्डर टू इशू प्रेफरेंस शेयर. देखिए, जब आप लोन लेते हो ना तो आपको मॉर्गेज एक तरीके का हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट करना पड़ता है वो प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कि ताकि वो सेम प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर आपने से जिन्होंने होम लोन लिया रहेगा वो सबको पता रहेगा कि जब आप लोन लेते हो तो वो प्रॉपर्टी पे आपको मॉर्गेज क्रिएट करना पड़ता है, एक तरीके का चार्ज क्रिएट करना पड़ता है कि आपने बैंक से लोन लिया है तो उसके पेपर्स तो गिरवी रहेंगे बैंक के पास, लेकिन वो आपके नाम से रजिस्टर हो गई है तो वो सेम प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को नहीं बिकी जाएगी. तो ये होता है डिबेंचर्स लोन्स के केस में. तो लेकिन प्रेफरेंस कैपिटल के केस में आपको ना कोई हाइपोथिकेशन ना कोई मॉर्गेज क्रिएट करने की जरूरत थी, ठीक है. दूसरा एडवांटेज था द रूल फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट डू नॉट अप्लाई टू प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है. तो डिपॉजिट एक्सेप्टेंस के जो रूल्स है ना अपने रेगुलेटर्स के वो प्रेफरेंस शेयर्स पे अप्लीकेबल नहीं थे. इट इज पॉसिबल टू इमीडिएटली इशू प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग कैश फॉर मीडियम टर्म विद अ फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी पीरियड. तो कंपनी के लिए ये बहुत ही आसान था कि फ्लेक्सिबल मैच्योरिटी पीरियड के लिए इजीली कैश ऑब्टेन कर सकते थे मीडियम टर्म के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके. जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो. मीडियम टर्म पे फ्लेक्सिबल पीरियड्स पे एक अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, अट्रैक्टिव डिविडेंड आप इन्वेस्टर को अलाउ करके इन्वेस्टर को देके उनसे मैक्सिमम कैपिटल उठा सकते हो. तो ये एक तरीके के कंपनी के लिए एडवांटेजेस थे क्योंकि वो इजीली प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा जो कैपिटल है बिजनेस के लिए वो खड़ा कर सकते थे एज कंपेयर टू टेकिंग लोन्स, टेकिंग डिबेंचर्स फ्रॉम बैंक्स, ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये थे पर्पस ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप आपको ये ठीक से समझा. नेक्स्ट देखते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. रिडेम्पशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीपेइंग ऑफ ऑब्लिगेशन एट प्रीडिटरमाइंड टाइम्स एंड अमाउंट ओवर द कोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस. तो आप कब वो रीपे करोगे, ठीक है, जो भी पैसे आपने अमाउंट प्रॉमिस किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्री डिटरमाइंड पहले से आप बताओगे कि मैं 5 साल के बाद ये रिडीम करूंगा, 10 साल के बाद मैं आपको पैसा इतना रिटर्न दूंगा, ठीक है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स होल्डर द राइट टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट एन एग्रीड प्राइस आइदर एट कंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड और बिफोर एंड ऑफ टाइम पीरियड. तो जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को वो पहले से ही बताएगी कि इतने साल में इतना मैं आपको रिटर्न्स दूंगा या इतने टाइम से पहले भी आप इसे रिडीम कर सकते हो, इतना आपको फायदा होगा, ठीक है, ऑन सरप्लस ऑन डिविडेंड, मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा. द रिडेम्पशन डेट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिटी डेट एंड इज टिपिकली प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट एंड इट इंडिकेट्स द डेट ऑन विच रीपेमेंट ऑफ डेट इज टू टेक प्लेस. तो जो रिडेम्पशन डेट है वो किस पे लिखा था, किस पे लिखा रहता है, शेयर सर्टिफिकेट, जिसको आप मैच्योरिटी डेट भी बोल सकते हो, कि उस दिन आप पूरा का पूरा रीपेमेंट करोगे डेट का. मतलब क्या, जो भी इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए ना वो आप रीपे करोगे उस दिन, ठीक है. These shares are issued on the terms and condition that shareholders will be refunded money and invested by them in addition to the dividend they get over the tenure of preference share. तो ये जब मनी रिफंड करेगी, जब कंपनी ये पैसा वापस देगी ना इन्वेस्टर्स को, जब प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगी, तो ना कि सिर्फ उनका प्रिंसिपल बेसिक अमाउंट जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उनको इतना इतना प्रॉफिट भी देगा, जो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है उसका इतना इतना % रिटर्न भी कंपनी देगा. ये भी टर्म्स और कंडीशंस उस पर लिखे रहते थे, किस पे, शेयर सर्टिफिकेट पे. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स. एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि ऑन विच डॉक्यूमेंट
रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के जो डिटेल्स रहते हैं वो लिखे रहते हैं। ऑन विच डॉक्यूमेंट मैच्योरिटी डेट इज रिटन, ऑन विच डॉक्यूमेंट रीपेमेंट ऑफ डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ओके, इंडिकेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑल्सो ऑफ डिविडेंड विच आर गोइंग टू रीपे बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर। ये कौन सी डॉक्यूमेंट पे रहता है? ये शेयर सर्टिफिकेट पे रहता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या क्या मेथड्स होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के, वो भी समझते हैं। सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। इट एंश्योर्स दैट देयर इज नो रिडक्शन इन शेयर होल्डर्स फंड ड्यू टू रिडेम्पशन, देयरफॉर इट आइदर इशूज फ्रेश शेयर्स और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर रिटेन एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। देखिए, बेसिकली कोई भी रिडक्शन नहीं होता शेयर होल्डर के फंड्स में जब रिडीम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए उतने तो उनको मिलेंगे ही, लेकिन अगर कोई फ्रेश शेयर्स इशू किए जाते हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है जो कि कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, और अगर वो तुरंत उनको नहीं देना है डिविडेंड, तो कंपनी क्या करती है, ये फ्रेश शेयर्स इशू करके जो भी पैसा आता है या प्रॉफिट्स होता है जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं, उसको ट्रांसफर करती है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। This is done to safeguard the interest of outsiders who are to be paid before redemption of preference shares, ठीक है। तो ये आउटसाइडर्स जो इन्वेस्टर्स है ना, उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए है, ताकि फ्यूचर में जब उनको पेमेंट करना रहेगा तो कंपनी उनको आसानी से पेमेंट कर सके। द इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड इफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ कैपिटल रिडीम इज सब्सटीट्यूटेड, दस मेंटेनिंग सेम अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो अगर किसी ने शेयर रिडीम किए, ठीक है, कैपिटल रिडीम किया मतलब पैसे डिसइन्वेस्ट किए, तो फिर भी कंपनी का जो भी कैपिटल है ना वो कम ना हो, तो वो ये अकाउंट से पैसे निकाल के वो एडजस्ट कर लेती है कंपनी, ठीक है, जितना भी कैपिटल है। इन केस ऑफ रिडेम्पशन थ्रू फ्रेश इशू द शेयर होल्डर इज केप्ट इंटैक्ट डायरेक्टली, while in case of distributable profits being retained transferred to capital redemption reserve account, the same is kept intact indirectly। मतलब चाहे रिडेम्पशन फ्रेश इशू ऑफ शेयर करके हो या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हो, ये अकाउंट से जो पैसा है ना, ये अकाउंट में जो डाला है, कौन से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में, उससे एडजस्ट करके कंपनी अपने जो कैपिटल की वैल्यू है वो सेफगार्ड कर लेती है। In this case, the amount which would have gone to shareholders in form of dividend is retained in business and is used for settling the claim of preference shareholders। तो ये केस में जिनका भी डिविडेंड अगर उन्होंने रिटेन किया, मतलब किसी ने सपोज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए और उसका डिविडेंड है सपोज 5000 वो मंथ का या वो ईयर का, जो कि वो अभी क्लेम नहीं कर रहा है, रिडीम नहीं कर रहा है, तो वो रिटेन किया जाएगा आगे के बिजनेस में यूज करने के लिए ये अकाउंट में ट्रांसफर करके, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट मेक्स देम नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स एज अ बैलेंस इन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट कैन ओनली बी यूज फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड हैज हेंस शेयर होल्डर फंड्स कम बैक टू द सेम अमाउंट बिफोर रिडेम्पशन। तो चाहे रिडेम्पशन करने का टाइम हो या नॉन रिडेम्पशन हो, कंपनी ये अकाउंट से पैसा निकाल के एडजस्ट करके अपना कैपिटल रिजर्व मेंटेन रखती है, ठीक है। और अगर किसी को पैसा देना भी रहेगा तो वो ये अकाउंट से एडजस्ट कर लेती है, लेकिन जब पैसा जो डिविडेंड है वो ये अकाउंट में रहेगा तो वो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जब वो ये अकाउंट से पैसा बाहर निकालेगी तभी वो डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट के फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में टू इट्स कस्टमर्स, टू इट्स इन्वेस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझे कि मेथड्स क्या क्या होते हैं रिडेम्पशन के, ओके। तो बेसिकली कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आया था, जो कि यूज करके कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और उसको एडजस्ट भी करती है, जो कि पे नहीं करना है फिलहाल के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसको आप PNCPS भी बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, क्योंकि आगे आपको बुक में PNCPS के फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। देखिए नाम से ही पता चलता है नॉन क्यूमुलेटिव है तो मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा उसका डिविडेंड। दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इशूड बाय इंडियन बैंक्स एज अ पार्ट ऑफ एडिशनल टियर 1 कैपिटल subject to extant legal provisions only in Indian rupees and should meet the following terms and conditions to qualify for inclusion in additional tier 1 capital for capital adequacy purpose। देखिए बेसिकली प्रेफरेंशियल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस होते हैं ना, ये इशू कौन करता है? इंडिया के बैंक्स इशू करते हैं एज अ एडिशनल टियर 1 कैपिटल के फॉर्म में। सिर्फ इंडियन रुपी में वो इसको इशू कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोविजन है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? PNCPS प्रेफरेंस परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू कौन करता है? इंडियन बैंक्स एज अ एडिशनल टियर 1 कैपिटल इन ओनली इन इंडियन रुपीज, ठीक है। देखते हैं क्या क्या लीगल प्रोविजंस है कि ये आप इशू कर सकते हो, ये बैंक्स इशू करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी इशूड बाय बैंक एंड नॉट अ बैंक क्रिएटेड SPV और फुल्ली पेड अप, ओके। तो मतलब ये इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ बैंक ही इशू कर सकता है और वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्शियली नहीं। फिर बैंक्स बोर्ड्स में डिसाइड हाउ मच PNCPS टू रेज, ठीक है। तो बैंक का बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि कितने ऐसे परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस इशू करने हैं, रेज करने हैं, ताकि इन्वेस्टर उसको खरीद सके। फिर नेक्स्ट है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इन एडिशनल टियर 1 कैपिटल कैनॉट एक्सीड 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट ऑफ द बैंक। मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इस तरीके के PNCPS वाले जो शेयर्स रहते हैं ना स्टूडेंट्स, वो 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स ऑफ दैट बैंक से एक्सीड नहीं होने चाहिए। मतलब बिलो 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट होने चाहिए ये PNCPS वाले शेयर्स। एंड वंस मिनिमम टोटल टियर 1 कैपिटल इज मेट एंड एडिशनल PNCPS is issued by bank can be added. Excess PNCPS is considered as tier 2 capital if less than 2% of risk weighted asset while meeting minimum total capital of 9% of risk weighted asset। समझिए ये क्या है? देखिए अगर 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स के ऊपर जाते हैं ये शेयर्स के इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? टियर 2 के कैपिटल में, बैंक के टियर 2 कैपिटल में, और वो भी लेस देन होने चाहिए 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट। मतलब 1.5 से 2% के वाले टियर 2 में आएंगे एंड इट शुड बी लेस देन 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक। और उसको और एक क्राइटेरिया फॉलो करना है कि मिनिमम टोटल कैपिटल उसने 9% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स मीट करनी है, वो फुलफिल करनी है। तो अगर टोटल कैपिटल असेट्स मिनिमम 9% ऑफ रिस्क वेटेड असेट्स है तो ही उसको ये शेयर्स इशू करने का मौका मिलेगा। और शेयर्स इशू अगर 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ बैंक होते हैं उसके कम, तो वो टियर 1 में आएंगे, और 1.5 से 2% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट में आते हैं तो वो टियर 2 कैपिटल में आएंगे। किसके? बैंक के, ठीक है। ये आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से। PNCPS हैव नो मैच्योरिटी डेट, स्टेप अप्स और अदर रिडेम्पशन इंसेंटिव्स, ठीक है। तो इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, कोई स्टेप अप्स नहीं होता, ठीक है, रिडेम्पशन इंसेंटिव नहीं होते। इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स में बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग बेस्ड ऑन मार्केट डिटरमाइंड रुपी इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट। तो इन्वेस्टर्स का जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट उनको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो एक तो फिक्स हो सकता है या फ्लोटिंग बेस्ड ऑन मार्केट डिटरमाइंड रुपी इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट। तो मार्केट में फिलहाल कितना रुपी इंटरेस्ट बेंचमार्क रेट चल रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को अपना डिविडेंड, अपना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। PNCPS shouldn't have put option. However, banks may issue instrument with a call option at specified date. देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि कॉल ऑप्शन क्या होता है। अगर आप आज के डेट में फ्यूचर में कुछ कंपनी के असेट्स या शेयर्स खरीदने वाले हो, यहाँ पे तो शेयर्स है ना, तो खरीदने वाले हो, तो वो आज की डेट में आप डिसाइड करोगे कि मैं फ्यूचर में ये रेट पे ये खरीदूंगा। और पुट ऑप्शन क्या होता है कि आप फ्यूचर में कोई शेयर्स अगर बेचने वाले हो तो आप आज की डेट में उसका डिटरमाइन करोगे कि मैं फ्यूचर में यही अमाउंट पे ये बेचने वाला हूँ ये टाइम पे, ठीक है।
तो PNCPS जो है, प्रेफरेंशियल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें आप पुट ऑप्शन नहीं यूज कर सकते। मतलब आप फ्यूचर में सेलिंग जो टाइम पे, जो अमाउंट पे आप शेयर सेल करने वाले हो, उसका आप अभी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्यूचर में क्या वैल्यू पे बाय करने वाले हो, ये कॉल ऑप्शन आप इशू कर सकते हो। और ये कौन इशू कर सकता है? बैंक्स, जो कि ये इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं, जो कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, वो कॉल ऑप्शन में ये स्पेसिफिक डेट डाल के शेयर्स इशू कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप ये रेट पे खरीद सकते हो। रेट आज डिसाइड होगा, लेकिन उसका परचेसिंग कब होगा? फ्यूचर में। कौन उसको इशू करेगा? बैंक्स, ठीक है। द कॉल ऑप्शन ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज एक्सेप्टेबल आफ्टर इट हैज रन फॉर एटलीस्ट 5 years। तो कम से कम वो शेयर में आपके पैसे, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आपके कम से कम 5 साल के लिए पैसे अगर इन्वेस्टेड है एटलीस्ट, तो ही आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। टू एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन अ बैंक मस्ट हैव RBI डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस क्लियरेंस। तो कॉल ऑप्शन इशू करने के लिए बैंक के पास RBI का क्लियरेंस होना जरूरी है। अ बैंक मस्ट नॉट डू एनीथिंग that generates an exceptions that a call will be exercised. The dividend or coupon receipt date need not to be coterminous with the call date to avoid such expectations. A bank may consider at their discretion a gap between dividend coupon receipt date and call date। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये आपको टेक्निकली ना समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, अगर बैंक आज की डेट में कॉल ऑप्शन यूज करके कि आप इतने रेट पे फ्यूचर में इतना आप खरीद सकते हो, ठीक है, कॉल ऑप्शन पे वो PNCPS के अगर शेयर्स इशू करती है, और उसी टाइम पे अगर आपका डिविडेंड पेमेंट का, डिविडेंड या कूपन का डेट रहेगा, मतलब आपको ये टाइम पे इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, और उसी टाइम पे अगर आप कॉल का डेट रख देते हो, बैंक कॉल का डेट रख देती है, तो वो क्या होगा? क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इन्वेस्टर क्या बोलेगा? मुझे डिविडेंड भी चाहिए, मेरा प्रॉफिट भी चाहिए, और मुझे कॉल ऑप्शन का बेनिफिट भी चाहिए, जो कि बैंक ने पहले ही मुझे प्रॉमिस करके रखा है। इसीलिए दोनों के डेट्स सेम नहीं होने चाहिए, इट शुड बी डिफरेंट, मतलब अलग अलग होने चाहिए, गैप होनी चाहिए, एक सफिशिएंट गैप होनी चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, ठीक है। मतलब इन्वेस्टर को अपना डिविडेंड भी मिले और वो कॉल ऑप्शन को यूज करके नए शेयर्स परचेज भी कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, बैंक्स मस्ट नॉट एक्सरसाइज कॉल अनलेस। तो बैंक को कॉल वाला ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करना है जब तक दे रिप्लेस द कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट विद द कैपिटल ऑफ सेम और बेटर क्वालिटी एट कंडीशंस सस्टेनेबल फॉर बैंक्स इनकम कैपेसिटी। तो फ्यूचर में जब तक बैंक को सेम कैपिटल वाला या बेटर क्वालिटी कंडीशंस वाला जब तक मिलता नहीं शेयर, तब तक बैंक ये कॉल इशू नहीं करेगा। और बैंक डेमोन्स्ट्रेट दैट इट्स कैपिटल पोजीशन इज वेल अबव मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आफ्टर द कॉल एंड एक्सरसाइज ऑफ कॉल्स ड्यू टू टैक्स इवेंट एंड रेगुलेटरी इवेंट में बी परमिटेड। मतलब ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद बैंक की जो कैपिटल पोजीशन है ना, वो पहले से अच्छी होनी चाहिए। उसके जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, वो कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट करने के बाद, कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट करने के बाद बैंक के पास का प्रॉफिट का जो कैपिटल का जो सिनारियो है ना, जो कैपिटल है, उसका कंडीशन पहले से इम्प्रूव्ड होना चाहिए। चाहे कोई भी टैक्स इवेंट हो, चाहे टैक्स भरना हो, चाहे कोई भी रेगुलेटरी इवेंट हो, चाहे कोई भी रेगुलेटरी एक्सरसाइज हो, अगर आप बैंक फ्यूचर में कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करती है तो पहले से उसकी कंडीशन बेटर होनी चाहिए। उसकी कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए और पहले से बेटर क्वालिटी कंडीशन होनी चाहिए। अगर कॉल ऑप्शंस एग्जीक्यूट करने के बाद भी बैंक को ज़्यादा कैपिटल नहीं मिलता, पहले से अच्छी या बुरी कंडीशन होती है, पहले से अच्छी कंडीशन होती तो अच्छा है, लेकिन अगर बुरी कंडीशन होती है तो बैंक को कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करने का चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कौन बताता है? ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। ठीक है, कि परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जब बैंक इशू करती है तो वो कौन से कंडीशंस पे ही इशू कर सकती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है।
डोंट वरी, मैं आपको एमसीक्यू सीरीज बाद में लाऊंगी। अभी फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे फोकस करो, क्योंकि ये पूरे के पूरे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंट में बी रीपेड फॉर एग्जाम्पल थ्रू रीपर्चेस और रिडेम्पशन ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो आप जो भी अपने परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस इशू किए बैंक ने, वो आप उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट कर सकते हो अगर आपके पास आरबीआई का अप्रूवल होगा। किसके पास? बैंक के पास। A bank must have full discretion at all times to cancel distribution of payments. Dividends can neither be cumulative nor be credit sensitive coupon feature। ठीक है, तो बैंक के पास पूरी राइट होती है कि अगर उसको वो शेयर्स इशू करना, कैंसिल भी करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना, पेमेंट करना, तो उसके पास राइट है। PNCPS should absorb principal losses at pre-specific trigger point either by converting to common shares or by writing down to the instrument। मतलब क्या है कि जो प्रेफरेंशियल परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है ना, जब वो इशू करते हैं तो कुछ भी अगर लॉसेस होते हैं उस टाइम पे, तो वो उस लॉसेस को, प्रिंसिपल लॉसेस को वो शेयर्स इशू करने के बाद एब्जॉर्ब करना चाहिए। ठीक है, कोई भी ट्रिगर पॉइंट रहेगा तो वो शेयर लॉस को एब्जॉर्ब करना चाहिए। नाइदर द बैंक नॉर द रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड बाय रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स should purchase PNCPS, nor should the bank directly or indirectly fund the purchase. Banks should also not grant advances against their PNCPS। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए, कोई भी बैंक सिर्फ इशू कर सकती है परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो परचेस नहीं कर सकती। ना कि बैंक, ना कि बैंक से रिलेटेड कोई भी पार्टी ये प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, ये परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ये खरीद नहीं सकती, ना कि उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फंड कर सकती है। जो कि पर्सन ये खरीद रहा है ना, उसे वो फंड कर सकती है। ठीक है, और वो ये शेयर्स के अगेंस्ट एडवांस भी नहीं दे सकती। बैंक शुड नॉट ग्रांट एनी एडवांस। मतलब अगर किसी पर्सन के कोई बैंक में PNCPS वाले शेयर्स हो, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और उसके अगेंस्ट अगर वो लोन के लिए अप्लाई कर रहा है वो बैंक में, तो बैंक उसको लोन नहीं देगी, क्योंकि बैंक को अलाउड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ना बैंक परपेचुअल ये प्रेफरेंस शेयर खरीद सकती है, ना उसको फंड कर सकती है, ना उसके अगेंस्ट लोन दे सकती है। ठीक है, द क्लेम्स ऑफ इन्वेस्टर्स इन इंस्ट्रूमेंट शैल बी अ सुपीरियर टू द क्लेम्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स के ये PNCPS में पैसे इन्वेस्टेड है ना, उसको हाई प्रायोरिटी है ओवर इक्विटी इन्वेस्टर्स पे, सबऑर्डिनेटेड टू द क्लेम्स ऑफ PDI। ठीक है, ऑल टियर 2 रेगुलेटरी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, डिपॉजिटर्स एंड जनरल क्रेडिटर्स ऑफ द बैंक। तो कोई भी अलग दूसरे इन्वेस्टर्स हो, उनको ये PNCPS पे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। जो प्रेफरेंशियल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनको ही, ऐसे इन्वेस्टर्स की ही प्रायोरिटी मिलेगी। Neither secured nor covered by the guarantee of issuer nor related to entity or other arrangement that legally and economically enhances seniority of the claim। चाहे बाकी के इन्वेस्टर सीनियर भी क्यों ना हो, लेकिन PNCPS वालों को हमेशा सुपीरियोरिटी मिलेगी। ठीक है, FIIs and NRIs may invest up to 49% and 24% of the issue respectively, with each investors limited to 10 and 5%। देखिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और NRIs जो है वो अपने 49 और 24% ऑफ द इशू के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कितना, 49% ऑफ द इशूड अमाउंट पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं PNCPS के, और NRI 24% ऑफ द इशू पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उनका लिमिटेशन कितना रहेगा, विथ ईच लिमिटेशन कितना रहेगा, FIIs का 10% रहेगा और NRIs का 5% रहेगा। ठीक है, ओके, मतलब वो खुद के जो भी अमाउंट है उसका FII 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और NRI 5% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी PNCPS वाले शेयर इशू हुए हैं उस पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसके 49 मैक्सिमम 49% ऑफ द अमाउंट पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और NRI 24% ऑफ द अमाउंट पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो कैसे
फ्रेश शेयर्स इशू करके आप रिडेम्पशन कर सकते हो। अ कंपनी कैन यूज प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। अ प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स इज मेड एट प्रीमियम। फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, Section 52 of Companies Act 2013 provides that securities premium account may be applied by the company। देखिए, जब कंपनी को फ्रेश शेयर्स इशू करके अपना रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रॉब्लम कब होता है? जब वो प्रीमियम पे मतलब हाई वैल्यू पे फ्रेश शेयर्स इशू करती है। टूवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू बी इशूड टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे मतलब ऐसे शेयर्स फ्रेश शेयर्स इशू करती है वो प्रीमियम पे, वो किस चीज पे अलाउड है एज पर सेक्शन 52 के? अगर वो अनइश्यूड शेयर्स ऑफ अ कंपनी इशू करती है टू द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटी, तो कंपनी के मेंबर्स को एज अ फुल्ली पेड बोनस सिक्योरिटी की फॉर्म में अनइश्यूड शेयर्स वो अगर इशू करती है तो वो अलाउड है। फिर दूसरा है टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए वो इशू करती है प्रीमियम पे। फिर तीसरा है टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड और टू डिस्काउंट अलाउड और एनी सिक्योरिटीज डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अगेन वही है कि कंपनी के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, कमीशन पे करना है या डिस्काउंट अलाउ करना है, तो ही वो फ्रेश शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकती है। फिर टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो अगर रिडेम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम पे तो ही वो इशू कर सकती है, एंड फॉर परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर्स और सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर बैंक अपना खुद का शेयर्स परचेस कर रही है या सिक्योरिटी परचेस कर रही है तो ही वो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है स्टूडेंट जो कि सेक्शन 52 के अंडर दिए गए हैं कि कब कंपनी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश शेयर्स इशू करके कर सकती है, वो भी प्रीमियम पे। ठीक है, however certain class of companies as may be prescribed and whose financial statements comply with accounting standards prescribed as such of companies under section 33 of Companies Act cannot apply the securities premium account for the purpose of mention against points number 2 and 4। लेकिन ऐसे कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज है, ठीक है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई नहीं करता, उनको अंडर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर ये जो सिक्योरिटीज है, ये जो फ्रेश शेयर इश्यू करते हैं ना प्रीमियम पे, वो नहीं कर सकते। ठीक है, अगेंस्ट पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4, मतलब अगर उनको कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है और अगर उनको प्रीमियम पे अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने हैं, तो ये दो केस में अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, तो सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रीमियम पे नहीं होगा। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि फ्रेश सिक्योरिटी शेयर्स इशू करते हैं वो प्रीमियम पे आप इशू नहीं कर सकते, आपको वो नॉर्मल पे इशू करने पड़ेंगे। ठीक है।